हाय गाइस। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हाय गाइस, शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एलपी के। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आज ये खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन है इसके, आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेल्डिंग सेट में निम्न में से किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग सेट में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? एसी और डीसी दोनों, यानी कि ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ALPCVT 2 पार्ट बी 2018 में आया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है गाइस, कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग में वंचित आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट तथा वोल्टेज की आवश्यकता रहती है। इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले मशीन को वेल्डिंग सेट कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार की करंट एसी तथा डीसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मोटर जनरेटर और इंजन जनरेटर सेट। यह वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली मोटर जनरेटर। इंजन जनरेटर सेट, डीजल जनरेटर डीजी विद्युत उत्पन्न कराने के लिए विद्युत जनरेटर, जिसे अक्सर एक अल्टरनेट अल्टरनेटर कहा जाता है। इसके साथ डीजल इंजन का संयोजन होता है। इस संयोजन का प्रयोग वेल्डिंग कार्यों में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कह रहा है डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा महंगे होते हैं। आरआरबी मुंबई भोपाल ALP 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा महंगे होते हैं क्योंकि वेल्डिंग के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन या डीसी जनरेटर सेट कुछ विशेषताओं के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग समझ आर्क वेल्डिंग तथा टिग वेल्डिंग में अधिक किया जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है डीसी जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कंप्यूटेटर किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तांबे का। डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कंप्यूटेटर किसका बना होता है? तांबे का। डीसी जनरेटर सेट में प्रयुक्त कंप्यूटर तांबे का बना होता है। कंप्यूटर यह तांबे का रिंग नुमा पार्ट होता है जो आर्मेचर के साथ ही शाफ्ट पर लगा होता है। इसके साथ आर्मेचर के कंडक्टर जुड़े होते हैं। यह डीसी बनाने के लिए आवश्यक है। किस जनरेटर सेट का प्रयोग दूर दराज के स्थानों के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? इंजन जनरेटर सेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस मशीन के द्वारा विद्युत आर्क वेल्डिंग हेतु आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट व वोल्टेज की पूर्ति होती है? तो कौन सी? डीसी जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर और मोटर जनरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग में वंचित आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता हेतु वेल्डिंग सेट का मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसमें दोनों प्रकार की करंट इसी तरह डीसी का प्रयोग होता है। वर्तमान में आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार के वेल्डिंग सेट प्रयोग किए जाते हैं: डीसी जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर और मोटर जनरेटर। कह रहा है टिग वेल्डिंग में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग किस जनरेटर का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो किसका? डीसी जनरेटर सेट का। कह रहा है डीसी जनरेटर सेट का प्रयोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग तथा टिग वेल्डिंग में अधिक होता है। डीसी जनरेटर सेट एसी ट्रांसफार्मर की अपेक्षा महंगे होते हैं। डीसी जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है निम्न में से किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं? तो कौन सा है? मोटर जनरेटर। निम्न में से किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं? कौन सा है? मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर सेट वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली मशीन है। यह डीसी जनरेटर है। यह डीसी जनरेटर है जो बिजली की मोटर के द्वारा चलाया जाता है। मोटर जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में कौन सा भाग घुमाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं? तो कौन सा? आर्मेचर। कौन सा? आर्मेचर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
आर्मेचर लगा होता है जिसके द्वारा घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। कह रहा निम्न में से कौन सा सेट एसी व डीसी दोनों प्रकार के करंट सप्लाई करता है? तो एसी डीसी रेक्टिफायर सेट, आरआरबी गोरखपुर, एएलपी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसी डीसी रेक्टिफायर सेट एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा सप्लाई करते हैं। इसमें दोनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं। एसी ट्रांसफार्मर के समान इसमें भी पहले एसी धारा की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है जिसे बाद में रेक्टिफायर यूनिट के अंदर से ले जाकर डीसी धारा में बदल लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा निम्न में से किस सेट में आर्क स्थिर रहती है? आर्क स्थिर रहती है किस में रहती है? डीसी जनरेटर सेट में। निम्न में से किस सेट में आर्क स्थिर रहती है? तो डीसी जनरेटर सेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है डीसी जनरेटर सेट में समय के साथ पोलरिटी नहीं बदलती, इसमें आर्क स्थिर रहती है, जबकि एसी जनरेटर सेट में के साथ पोलरिटी बदलती रहती है। कैसे करती है? एसी ऐसे ऐसे करती रहती है उसी, और डीसी का क्या? सीधा इस प्रकार। कह रहा एक वेल्डिंग ट्रांसफार्म हो सकता है कौन सा? एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। ट्रांसफार्म कैसा हो सकता है? एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड होता है। निश्चित समय के बाद ट्रांसफार्मर के तेल बदल देना चाहिए। सामान्यतः 250 घंटे चलने के बाद ट्रांसफार्मर के तेल को बदल देना चाहिए। एक विशेष प्रकार का तेल जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ट्रांसफार्मर की कॉइलों को पूरा डुबा कर रखता है। यह तेल इंसुलेटर का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा डीसी वेल्डिंग को अधिकतर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? अलोह धातु के लिए। किसके लिए? अलोह धातु के लिए। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर किसके लिए? अलोह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर अलोह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी को बदलकर आर्क उत्पन्न ऊष्मा को इलेक्ट्रोड व बेस धातु के मध्यम आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है, जिसके कारण अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है। डीसी वेल्डिंग सेट में पोलरिटी के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड व बेस मेटल में मध्यम ताप विभाजन निम्न होता है। कितना होता है? +2/3 से लेकर -1/3। +2/3 से लेकर -1/3। डीसी वेल्डिंग सेट में पोलरिटी बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड में बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन निम्न कितना होता है? पॉजिटिव में 2/3, 2/3, -1/3। कह रहा है डीसी वेल्डिंग सेट में पोलरिटी में बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड के बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन में पॉजिटिव ध्रुव पर 2/3 या 64% और -1/3 या 34% ऊष्मा उत्पन्न होता है। वेल्डिंग मशीन का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा? आउटपुट एम्पियर के द्वारा। किसके द्वारा? आउटपुट एम्पियर के द्वारा। वेल्डिंग मशीन का साइज वेल्डिंग मशीन के द्वारा आउटपुट एम्पियर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें वांछित आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट तथा वोल्टेज की आवश्यकता रहती है। बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता? तो किस में नहीं किया जाता? एसी वेल्डिंग मशीन में। कह रहा बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के आर्क वेल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता? कौन सी में? एसी वेल्डिंग मशीन, आरआरबी गोरखपुर, एएलपी 2001। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग एसी वेल्डिंग मशीन के लिए नहीं किया जाता, जबकि नंगे तार बेयर वायर तथा लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड को डीसी वेल्डिंग मशीन में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन नॉन फेरस और धातु को वेल्डिंग हेतु उपयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग हेतु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी? डीसी वेल्डिंग जनरेटर। कौन सा? डीसी वेल्डिंग जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत किसके द्वारा होता है? आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत विद्युत के द्वारा होता है। किसके? विद्युत के द्वारा। आर्क वेल्डिंग में आरआरबी चेन्नई बेंगलोर 2 जगह आया वो क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत विद्युत है। वेल्डिंग के प्रारंभ से उच्च विभव के कारण कैथोड से निकेल इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान की वायु को आयनीकृत कर देते हैं और आयनीकृत वायु विद्युत का सुचालक बन जाती है, जिससे होकर विद्युत बहने लगती है। यदि वायु के रिक्त स्थान स्तंभ का प्रतिरोध R और बहने वाली धारा I, तो इलेक्ट्रोड जॉब के माध्यम दूरी के कारण I²R की ऊष्मा उत्पन्न का मुख्य स्रोत बन जाता है। कह रहा एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड
वेल्डिंग मशीन निम्न में से क्या होता है? कह रहा है एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न क्या होता है? तो उच्च ड्यूटी साइकिल होती है। उच्च ड्यूटी साइकिल। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन उच्च ड्यूटी साइकिल होता है। ऑयल कूल्ड में एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो ट्रांसफार्मर तेल कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कॉयलों को पूरा डुबो कर रखता है। यह तेल इंसुलेटर का कार्य भी करता है। ड्यूटी साइकिल यानी कि एक प्रकार से क्या आता है, एयर कोल्डिंग मशीन में जाके एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन में इस प्रकार ये क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर घूमता रहता है, जिसे ड्यूटी साइकिल इसीलिए कहा जाता है इसको, जिससे वो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसमें? डीसी वेल्डिंग मशीन में। डीसी वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि डीसी वेल्डिंग मशीन में पोलैरिटी समान रहने के कारण आर्क ब्लो का दोष आता है, जिसके कारण आर्क एक दिशा में बहता है। कह रहा पोलैरिटी का चुनाव गलत हो जाने पर क्या होता है? पोलैरिटी का चुनाव अधिक होने पर इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाती है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाती है। कह रहा स्टेट पोलैरिटी परिपथ में धारा का प्रवाह किस ओर होता है? स्टेट पोलैरिटी यानी कि स्टेट सीधी पोलैरिटी में परिपथ में धारा का प्रवाह किस ओर? जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। क्या है? जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड का नेगेटिव स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव तथा कार्यखंड को पॉजिटिव में रखा जाता है। अतः स्टेट पोलैरिटी में करंट कार्यखंड जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, जबकि रिवर्स पोलैरिटी में करंट इलेक्ट्रोड से कार्यखंड की ओर बहता है। समझ में गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट पोलैरिटी में, कह रहा है स्टेट पोलैरिटी, अभी बात कर रहे थे स्टेट पोलैरिटी में करंट कैसे होता है? वह बेस धातु को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। बेस धातु के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। आरआरबी मुंबई भोपाल 2 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है। स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से और कार्यखंड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा, दोनों कहने का मतलब एक ही है। स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है और बेस धातु पॉजिटिव होती है, इतना ध्यान रखो बस। ये स्टेट पोलैरिटी में सीधे में क्या होता है? बेस धातु पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी, जोड़ा जाता है। इस स्टेट पोलैरिटी में कुल ताप 66% कार्यखंड पर तथा शेष 34% इलेक्ट्रोड के पर उत्पन्न होता है। इधर चित्र की सहायता से भी समझाया गया है गाइस, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है, वो कौन सा होता है? रेक्टिफायर सेट। एएलपी सीवीटी 2 का पार्ट बी। गाइस एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ। वैकेंसी जितनी लेट आएंगी पेपर उतनी ही फास्ट कराया जाएगा, बाद में समय नहीं मिलेगा। इसलिए गाइस कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम का, नाम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, नहीं तो बाद में फिर समय नहीं मिलेगा आपको, और सबसे ज़्यादा बच्चे ट्रेड में ही फेल होते हैं। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में प्राइमरी वेल्डिंग का पार्ट आर्क वेल्डिंग मशीन में फिक्स किया जाता है? किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में प्राइमरी वेल्डिंग का पार्ट आर्क वेल्डिंग मशीन में फिक्स किया जाता है? कौन सा? रेक्टिफायर सेट में। किसमें? रेक्टिफायर सेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस धातु को एसी वेल्डिंग मशीन से वेल्ड नहीं किया जाता? निम्न में से किस धातु को एसी वेल्डिंग मशीन से वेल्ड नहीं किया जाता? कौन सी है? ब्रास। किसका? ब्रास को। नरम इस्पात को हो सकता है, ढलवा को हो सकता है, हाई कार्बोनेट स्टील को, लेकिन ब्रास को नहीं किया जा सकता। ब्रास को एसी वेल्डिंग मशीन से वेल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि एसी वेल्डिंग मशीन से अलोह धातुओं की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, और ब्रास भी एक अलोह धातु है। क्या है? एक अलोह धातु है। रेक्टिफायर में इनकी क्षमता के लिए नोट किया जाता है। रेक्टिफायर में इनकी क्षमता के लिए क्या नोट किया जाता है? वेल्डिंग नियंत्रण शक्ति, स्पैटर कमी, या एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर इसको किन की क्षमता के लिए नोट किया जाता है? एसी और डीसी करंट की परिवर्तन करने के लिए। एसी और डीसी को परिवर्तन करने के लिए गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
इसरो में पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी गाइस। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर को एसी डीसी करंट में परिवर्तित करने की क्षमता के लिए नोट किया जाता है। एसी डीसी रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन में बनाई गई एसी धारा को रेक्टिफायर यूनिट के द्वारा डीसी में बदला जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब विद्युत आपूर्ति नहीं होती तो आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मशीन होती है डीजल जनरेटर सेट। कौन सी होती है? डीजल जनरेटर सेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जब विद्युत आपूर्ति नहीं होती तो आर्क वेल्डिंग के लिए डीजल जनरेटर सेट मशीन प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसको विद्युत मोटर के स्थान पर डीजल इंजन के द्वारा चलाया जाता है। एक आर्क वेल्डिंग मशीन की दक्षता क्षमता दर्शाई जाती है। एक आर्क वेल्डिंग की मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है किससे? एम्पियर में आउटपुट करंट के द्वारा। एम्पियर में एक आउटपुट करंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा मुख्यतः आपूर्ति से सीधे जोड़कर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं की जाती, क्योंकि करंट अधिक करंट को लेना अव्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। मुख्यतः आपूर्ति से सीधे सीधे जोड़कर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं की जाती, क्योंकि अधिक करंट को लेना अव्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुख्य आपूर्ति से सीधे जोड़कर वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिक करंट को लेना अव्यवहारिक है, तथा मुख्य आपूर्ति से सीधा जोड़कर धारा को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए धारा नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक भी लगा रहता है। धारा नियंत्रण करने के लिए धारा नियंत्रण भी लगा रहता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी 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 वेरी। कौन सा है इसका सी आंसर है? स्टेप डाउन। वेरी 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 गाइस, अभी कर लो तैयारी। कह रहा हूँ बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ट्रेड के लिए समय बहुत कम मिलता है। लास्ट में ट्रेड साथ में ही होगा, ट्रेड पार्ट बी और ट्रेड का। फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी तैयारी करनी है। ट्रेड अभी से मजबूत रहेगी तो नॉन टेक पे अच्छा फोकस होगा, और कट ऑफ नॉन टेक से बनेगी। और ट्रेड के पास करने के बिना आपका कुछ नहीं होगा। अगर ट्रेड पास नहीं हुई, अगर आपकी ट्रेड ही पास नहीं है, अगर आप ट्रेड में पास हो तो आपका पार्ट बी चेक होगा। अगर ट्रेड में पास नहीं हो तो पार्ट बी भी चेक नहीं होगा आपका, क्योंकि ये क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए कितने वोल्टेज आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो 230 वोल्टेज की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस वोल्टेज की आपूर्ति हेतु स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग के लिए डीसी का प्रयोग करने में क्या हानि है? वेल्डिंग के लिए डीसी का प्रयोग करने से क्या हानि है? वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा बना रहता है। वेल्डिंग के लिए डीसी का प्रयोग करना क्या हानि होती है? तो वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा रहता है। वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा होता है। इनके रखरखाव पर प्रयोग करने पर अधिक व्यय खर्च भी आता है, और डीसी सेट महंगे होते हैं। डीसी जनरेटर सेट क्या होते हैं? महंगे होते हैं। वेल्डिंग क्रिया सप्लाई मेष में से डायरेक्ट नहीं नहीं की जा सकती। मेष में से डायरेक्ट नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि इनके भारी मात्रा में करंट को संभाल सकना अप्रिय यौगिक होता है। इतने भारी मात्रा में करंट को संभालना अप्रिय यौगिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीसी वेल्डिंग प्रवर्तक को एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले भाग का नाम बताइए। तो वो क्या है? विनियामक। विनियामक विनियामक। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला विनियामक, यानी कि रेक्टिफायर का ही दूसरा नाम है। एसी को डीसी वेल्डिंग में परिवर्तित करने हेतु विनियामक प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेक्टिफायर का ही दूसरा नाम है ये। निम्नलिखित वेल्डिंग मशीन में किस मशीन को एसी तथा डीसी वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का गाइस ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ जाएगा। रेक्टिफायर की जगह विनियामक नामक दे दिया, और यहाँ बच्चा फंस जाएगा। ध्यान रखें। कह रहा है निम्नलिखित वेल्डिंग मशीन में किस मशीन को एसी तथा डीसी वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है वेल्डिंग रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी टू डीसी वेल्डिंग रेक्टिफायर का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? कितना? 90 वोल्ट होता है। कम से कम 90 वोल्ट करंट चाहिए। खाली वेल्डिंग मशीन द्वारा प्राप्त वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। वेल्डिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज का मान 90 वोल्ट होता है। यह वोल्टेज आर्क बनाने और उसके स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होती है। ट्रांसफार्मर सेटों में यह 80 वोल्ट, ट्रांसफार्मर सेटों में यह 80 वोल्ट तथा और जनरेटर सेटों में यह 100 वोल्ट होती है। सुरक्षा उपकरण कारणों से इस वोल्टेज को बहुत अधिक नहीं रखा जा सकता। सुरक्षा के महत्व से इसको ज़्यादा अधिक नहीं रखा जा सकता। वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? क्या होता है? फेरस तथा नॉन फेरस धातु को वेल्ड कर सकते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन से नॉन फेरस तथा नॉन फेरस वेल्डिंग को वेल्ड कर सकते हैं। इसी लाभ के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन को रखते हैं। कह रहा फेरस तथा नॉन नॉन फेरस धातु को वेल्ड कर सकते हैं। समय के साथ पोलैरिटी नहीं बदलती, जिसके आर्क स्थिर रहता है और अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है, क्योंकि एसी करंट क्या है, इस प्रकार चलता है और डीसी क्या है, इस प्रकार चलती है, जिससे कि पोलैरिटी नहीं चेंज होती इसकी, और इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है गाइस। और करंट को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया किया जाना संभव है। इसमें पतली कोटिंग या बिना कोटिंग किए इलेक्ट्रोड भी प्रयोग की जा सकती है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेल्डिंग मशीन में कौन सी मशीन वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई देता है? तो कौन देता है? ट्रांसफार्मर सेट। ALP CVT2 पार्ट बी 2018 कौन सा देता है? ट्रांसफार्मर सेट। डीसी वेल्डिंग मशीन में आर्क बिलो को नियंत्रित करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का? रन या रन ऑफ प्लेट का उपयोग किया जाता है। रन या रन ऑफ प्लेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में एसी मेन सप्लाई की सहायता से डीसी वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग सप्लाई किस मशीन द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? मोटर जनरेटर के द्वारा। मोटर जनरेटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्क वेल्डिंग में रेक्टिफायर सेट का क्या कार्य है? आर्क वेल्डिंग में रेक्टिफायर सेट का क्या कार्य है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। नंबर एक, बिना रोटेटिंग पार्ट्स के डीसी वेल्डिंग आउटपुट देता है। बिना रोटेटिंग पार्ट्स के डीसी वेल्डिंग आउटपुट देता था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर है। RRB गोरखपुर ALP 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सेट क्या का कार्य क्या है? आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सेट का कार्य क्या है? कह रहा है एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करता है। एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है निम्न चित्र को पहचानिए। तो ये कौन सा है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ये इस प्रकार चित्र देखे ही पूछ लेगा ये क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है ये। क्या है ये? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कह रहा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सीटलेट मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, स्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, और मैनुअल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये तीन नाम है इसके, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, स्टिक वेल्डिंग और मैनुअल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते समय हुए हाथ द्वारा दी जाने वाली वेल्डिंग को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग के निम्न नाम बताए हैं। तीनों नाम जो भी बताए थे तीनों दे रखे हैं, एक बार गाइस देख लें ध्यान से। कह रहा आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है? तो कौन सा बदलता है? रेक्टिफायर। RRB चेन्नई बेंगलुरु कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ गया है रेक्टिफायर का, 10 बार गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस का प्रयोग कम पेनिट्रेशन प्राप्त होता है? कौन सा? हीलियम। किस गैस का प्रयोग से कम पेनिट्रेशन प्राप्त होता है? कौन सी है? हीलियम। कौन सी है? हीलियम। क्या होती है? वायु से हल्की होती है हीलियम। वेल्डिंग में हीलियम गैस के प्रयोग में कम पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। कम पेनिट्रेशन से वेल्ड धातु जोड़ की जड़ तथा जड़ तक नहीं पहुंचता हीलियम। किसमें? एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस वायु से हल्की होती है। और ये गुब्बारा जो हम आसमान में उड़ाते हैं तो इसमें भी क्या भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि वायु से हल्की होती है गाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डीसी जनरेटर सेट की हानि है। डीसी जनरेटर सेट की हानि क्या है?
प्रारंभिक कीमत अधिक होती है, बिल्कुल राइट। डीसी की प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। रख रखाव में का खर्चा भी अधिक आता है, कीमत अधिक आती है। मशीन ऑपरेशन अवयुक्त होता है। मशीन का मतलब जो है यूज़ ज़्यादा नहीं होती, कम यूज़ होती है, अवयूजक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रारंभिक कीमत अधिक होती है, रख रखाव कीमत अधिक होती है, मशीन ऑपरेशन आवाज युक्त होता है और यह अधिक स्थान घेरती है और इसमें पोलैरिटी समान रहने के कारण आर्क बिलो का दोष आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एसी डीसी रेक्टिफायर सेट के द्वारा कितने एम्पियर एसी करंट की रेंज कार्य कर सकते हैं? तो कितने कर सकते हैं गाइस? 30 से लेके 300 एम्पियर तक। 30 से लेके 300 एम्पियर तक। कह रहा है एसी डीसी रेक्टिफायर सेट के द्वारा 25 से 250 एम्पियर तक की डीसी धारा तथा 30 से 300 एम्पियर तक का एसी धारा की रेंज में कार्य किया जा सकता है। इस सेट में एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा सप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग का लाभ क्या है? कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग का लाभ क्या है? इसका ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, इसका प्रयोग सभी वेल्डिंग के लिए होता है, इसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। तो प्रतिवर्ती धारा क्या है? इसका ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, बिल्कुल राइट बात है। इसका प्रयोग से वेल्डिंग के लिए, इसका प्रयोग सभी वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है इसका ट्रांसफार्मर सस्ता होता है, एक बार गाइस यहाँ से नजर मार लें। और इसका प्रयोग सभी वेल्डिंग के लिए हो सकता है, बिल्कुल राइट बात है। इसमें आर्क ब्लो की समस्या नहीं होती। इसका रखरखाव बहुत कम व्यय होता है। इसमें घूर्णी भाग यानी घूर्णन भाग नहीं होता, जबकि आवाज नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। किस वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती? किस में नहीं आती? एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती। एसी वेल्डिंग में पोलैरिटी बदलती रहती है, इसके लिए आर्क ब्लो का दोष नहीं आता, जिसके कार्यदक्षता उच्च होता है। वेल्डिंग सेट का प्रकार है, वेल्डिंग सेट कैसी होती है? एसी और डीसी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सी में दे रखा है एसी और डीसी। कह रहा है विद्युत आर्क वेल्डिंग में उचित बिजली की आर्क बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह होता है क्या? वेल्डिंग सेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा थ्री फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का लाभ क्या होता है? थ्री फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का शक्ति उपभोग को बचाता है। क्या है? शक्ति उपभोग को बचाता है, यानी कि शक्ति पर जो होने वाला खर्च है उसको बचाता है। ऑप्शन नंबर थ्री ए इसका राइट आंसर है। थ्री फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का निम्न लाभ: शक्ति उपभोग को बचाता है, भारी कार्यों में उपयोग किया जाता है, एयर कोल्ड और एयर कोल्ड दोनों प्रकार के होते हैं। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। किस वेल्डिंग मशीन में एसी डीसी सप्लाई दी जा सकती है? किस में दी जाती है? रेक्टिफायर मशीन में। किस में? रेक्टिफायर मशीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है दृष्ट धारा द्वारा वेल्डिंग करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है? 60 से 80। कितनी होती है? 60 से 80 वोल्ट की आवश्यकता होती है। दृष्ट धारा द्वारा वेल्डिंग करने के लिए 60 से 80 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा हस्त द्वारा वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा निम्न में से किस धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता? भाई कार के लोहे को कर सकते हैं, मृद लोहे को भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम को नहीं किया जा सकता, उच्च कार्बन इस्पात को भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हस्त हाथ के द्वारा धातु वेल्डिंग प्रक्रिया में एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा एल्युमिनियम धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्युमिनियम एक अलोह धातु है और एसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा अलोह धातु को वेल्ड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टी फ्लैट जोड़ के टी फ्लैट जोड़ के दूसरे रन को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड का किस कोण पर पकड़ना चाहिए? तो कौन सा कोण बन रहा है ये गाइस? ये होता है ये पूरा गाइस, ये हो गया पूरा। एक मिनट गाइस, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखता नहीं है उसमें। तो ये होता है पूरा गाइस 90 डिग्री, ऐसे ये 90 डिग्री। लेकिन ये क्या हो जाएगा? 45। तो 45 वाला ऑप्शन कौन सा है? 45 से 50 डिग्री तक। कौन सा है? 45 से 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी फ्लैट जोड़ के उदासीन अक्ष को समीप वेल्ड करने में निम्न के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है? किसको जोड़ पर सिकुड़न बल को कम करने में सहायता मिलती है? टी फ्लैट जोड़ के उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने से निम्न के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। जोड़ पर सिकुड़न बल को कम करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फोरस फेरस और नॉन फेरस
धातु वेल्ड के लिए किस मशीन के लिए मशीन लगे हैं? तो फेरस और नॉन फेरस के लिए डीसी जनरेटर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डीसी जनरेटर सेट का। फेरस और नॉन फेरस का डीसी। गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन घुमाएगा, क्योंकि वेल्डिंग ज़्यादातर एसी के द्वारा होती है और फेरस और नॉन फेरस डीसी के द्वारा होती है, इसलिए क्वेश्चन ये फंसाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गाइस ध्यान से ध्यान से। कह रहा है डीसी मोटर जनरेटर वेल्डिंग मशीन द्वारा फेरस नॉन फेरस धातु वेल्ड की जाती है। एसी ट्रांसफर वेल्डिंग मशीन द्वारा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। किसके तो के नॉन फेरस की वेल्डिंग नहीं की जा सकती एसी के द्वारा। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001 में आया क्वेश्चन है गाइस। वेल्डिंग मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट होल्डर केबल पर होगा। कह रहा है वेल्डिंग मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट होल्डर केबल पर होगा। तो कितना होगा? 50 से 100 वोल्ट। कितना होगा? 50 से 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गाइस। राइट 20 बी का क्वेश्चन कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गाइस। बी बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी मशीन पर उपलब्ध होता है। डीसी मशीन पर उपलब्ध होता है। डीसी मशीन पर उपलब्ध होता है, क्या होता है? आर्क ब्लो और आर्क दोनों उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एसी मशीन का होल्डर अर्थिंग पर करंट की मात्रा होती है, कितनी होती है? 50 से 50%। 50 से 50%। 50 से 50%। एसी मशीन मशीन पर होल्डर अर्थिंग पर करंट की मात्रा 50 से 50% तक होती है। अर्थिंग के लिए अर्थिंग तार का क्लैंप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आरआरबी चेन्नई में भी और बेंगलुरु में भी दो जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी मशीनें उपयोग की जाती हैं? आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी मशीनें उपयोग की जाती हैं? मोटर जनरेटर एवं रेक्टिफायर भी करी जाती है, इंजन जनरेटर भी की जाती है और एसी ट्रांसफार्मर भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्क वेल्डिंग में उपरोक्त मशीनें प्रयोग की जाती हैं। मोटर जनरेटर एवं रेक्टिफायर, इंजन जनरेटर, एसी ट्रांसफार्मर। कह रहा है आर्क वेल्डिंग में सस्ता सेट कौन सा है? आर्क वेल्डिंग में सस्ता सेट कौन सा है? सस्ता सेट कौन सा है? ट्रांसफार्मर ही सस्ता सेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर सबसे सस्ता सेट है, क्योंकि इसके उपकरण अधिक महंगे नहीं होते तथा स्थान भी कम घेरता है और इन उपकरणों को अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है वेल्डिंग की मशीन का नाम चुनो जिसमें बिजली प्रयोग नहीं की जाती। बिजली किस में नहीं की जाती? इंजन जनरेटर सेट में बिजली प्रयोग नहीं की जाती, क्योंकि वो बिजली खुद ही बनाता है। इंजन जनरेटर सेट में बिजली प्रयोग नहीं होती, क्योंकि वह ऐसे में डीसी जनरेटर को विद्युत मोटर के स्थान पर डीजल इंजन के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए जनरेटर सेट द्वारा दूर दराज के स्थानों में के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में वेल्ड नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर से वेल्ड नहीं कर सकते। क्या वेल्ड नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर से? ट्रांसफार्मर से गाइस क्या वेल्ड नहीं कर सकते? कॉपर और एल्युमिनियम को वेल्ड नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर से वेल्ड नहीं कर सकते। कास्ट आयरन को कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील कर सकते हैं, माइल्ड स्टील कर सकते हैं, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम को ट्रांसफार्मर से वेल्ड नहीं कर सकते। एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या कह रहा है? नीचे पढ़ लें गाइज एक बार। कह रहा है ट्रांसफार्मर से कॉपर तथा एल्युमिनियम को वेल्ड नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर से अलोह धातु को वेल्ड नहीं किया जाता। एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने में कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ क्या है? गर्म एल्युमिनियम अधिकतर अत्यधिक कमजोर होता है। वेल्डिंग प्रक्रिया करते समय इसके देखभाल तथा स्पॉट की आवश्यकता है। एल्युमिनियम का रंग इसके इसके गलन तापमान पर पहुंचने से पूर्व परिवर्तन नहीं होता। जब तक यह गलना प्रारंभ करता है तब यह अचानक टूट जाता है। ये इसके दोष हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन एसी मशीन के दोनों पोलों में गर्मी पाई जाती है। कह रहा एसी मशीन के दोनों पोलों में गर्मी पाई जाती है कितनी?
50% कितना, 50% एसी मशीन में दोनों पोलों में 50% गर्मी पाई जाती है तथा बिजली के टर्मिनल्स को पोल कहते हैं। बिजली के टर्मिनल्स को क्या कहते हैं, पोल। पोल यानी कि बिजली के टर्मिनल्स जो खंभे से लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोल कहा जाता है। एसी वेल्डिंग कौन सी धातु के लिए प्रयोग की जाती है, एसी वेल्डिंग किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, फेरस नॉन फेरस के लिए डीसी वेल्डिंग इस्तेमाल की जाती है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंसा देगा ध्यान से। कह रहा है एसी वेल्डिंग में कौन सी धातु के लिए प्रयोग की जाती है, फेरस के लिए, और नॉन फेरस के लिए डीसी। नॉन फेरस के लिए ये, एसी के लिए ये, और नॉन फेरस के लिए डीसी। गाइस नॉन फेरस के लिए डीसी, नॉन फेरस के लिए डीसी। तो इसलिए गाइस ध्यान रखें, एसी वेल्डिंग में फेरस धातु की वेल्डिंग की जाती है जबकि नॉन फेरस धातु की नहीं की जाती, और डीसी वेल्डिंग में फेरस तथा नॉन फेरस दोनों प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। तो फेरस ही करनी है तो एसी से ही होगी, और अगर नॉन फेरस ही करनी है, फेरस या नॉन नॉन फेरस की, तो डीसी से होगी। लेकिन डीसी से फेरस और नॉन फेरस दोनों भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आज के लिए गाइस यहीं तक, आज के लिए यहीं तक रहेंगे क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इसको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से आकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ठीक है गाइस, आज के लिए चलते हैं यहीं तक। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रिवाइज करते हैं गाइस बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में वैकेंसी आने पर फिर कुछ नहीं होता।